स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट की जो कैलकुलस है उसका जो स्टार्टिंग चैप्टर है फलन और रेखाचित्र। ठीक है, या फलन रेखाचित्र आपका फलन रेखाचित्र। ठीक है, फलन रेखाचित्र है आपका फंक्शन ग्राफ। ठीक, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फलन क्या है और इसकी अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद एक एक चीज़ें हम क्लियर करते हुए चलेंगे। मान लीजिए आपके पास एक वृत्त है। आप जानते हैं कि जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी ए बराबर, अगर मैं वृत्त के क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित कर रहा हूँ तो इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और जहाँ आर क्या है, इसकी त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है कि केंद्र से लेकर परिधि तक की, परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा आपका क्या कहलाती है, त्रिज्या। और ये हमारे पास एक सूत्र आया है क्या, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। यानी इसका हम क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या फार्मूला होता है उसका, पाई आर स्क्वायर। अब मैं चाहता हूँ कि इसका क्षेत्रफल कम कर दूँ, तो क्षेत्रफल कम करने के लिए एक ही तरीका है कि मैं इसके आर को कम कर देता हूँ। यहाँ दूसरा मैं सर्किल बना दे रहा हूँ। मान लीजिए R1 है, ये कम है, क्षेत्रफल में कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि R बड़ा है किससे, R1 से। अगर मैं और छोटा बना दूं कुछ इस तरीके से, इसे R2 नाम दे दूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, R2। अच्छा, जब त्रिज्या छोटी होती जा रही है तो हमारा क्षेत्रफल भी क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे A1 मान लेता हूँ, या A पहले था, A ठीक है, फिर उससे ये बड़ा होगा किससे, A1 से, जब हम R1 यूज करते हैं। यानी इसका क्षेत्रफल अगर मान लो क्या है, A1 बराबर पाई R1 का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि इसकी त्रिज्या R है। हमारे पास एक सूत्र है, उसके माध्यम से हम यहाँ निकाल सकते हैं कि इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, R1 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A1। यहाँ पर अगर मैं A2 लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। यानी हम देख रहे हैं कि अगर हमें क्षेत्रफल को छोटा करना है या क्षेत्रफल को बड़ा करना है तो हम किसका सहारा लेंगे, R का सहारा लेंगे। पाई यहाँ पर निश्चित है, R का हम सहारा लेंगे और R को हम छोटा बड़ा करके हम क्या कर सकते हैं, A को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो A है वो किस पर निर्भर कर रहा है, R पर निर्भर कर रहा है। यानी A की निर्भरता क्या है, R है, R पर निर्भरता है इसकी। तो यही चीज़ हमें समझना है फलन में, कि जब दो राशियां होती हैं और वो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, संबद्ध होती हैं, तो उन्हीं संबद्ध राशियों को एक नियमों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और वो एक दूसरे, मतलब जो स्वतंत्र राशि है वो परतंत्र राशि को अपने इच्छानुसार घुमाती है, और उसी को जो राशि है आपकी परतंत्र राशि, वो जो है जब x की, मतलब जो स्वतंत्र राशि है उसके ऊपर निर्भर कर रही होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि फलन कहते हैं। और फलन में होता क्या है कि स्वतंत्र राशि के एक मान, किसी मान के लिए परतंत्र राशि का अद्वितीय मान प्राप्त होगा। आगे हम देखेंगे, पहले हम एक एक करके समझते चलते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि R जो है उसे हम इच्छानुसार कम या ज़्यादा करके A को प्रभावित कर सकते हैं। तो R को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र राशि। R हमारा क्या है, स्वतंत्र राशि, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और A क्या है आपका, परतंत्र राशि। स्वतंत्र का मतलब होता है इसको हम इच्छानुसार कुछ भी हम मान दे दें, उसके ऊपर निर्भर करेगा A की अपनी स्वतंत्र, एक अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व यहाँ पर नहीं है। वो किस पर निर्भर कर रहा है, R पर। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो राशियाँ हैं वो कितने प्रकार की हो जाएंगी,
राशियाँ आपकी दो प्रकार की हो जाएंगी, यहाँ से हम सीख चुके हैं। यानी अगर हम एग्जाम्पल को फिर से ले लें तो a बराबर क्या है, पाई आर स्क्वायर, जहाँ a क्या है, परतंत्र राशि, और r क्या है, स्वतंत्र राशि। यहाँ हम देख सकते हैं कि राशियाँ कितने प्रकार की निकल के आई हैं, दो प्रकार की, परतंत्र राशि और स्वतंत्र राशि। परतंत्र राशि वो होता है जो स्वतंत्र राशि पर निर्भर कर रहा होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं कि आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे राशियों के दो प्रकार, और एक चर राशि और एक अचर राशि। यहाँ पर जो हमारे सामने निकल कर आया है कि जो दो प्रकार की राशियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, एक आपकी परतंत्र राशि, एक आपकी स्वतंत्र राशि, जो यहाँ से निकल कर आया है। हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि चर राशि भी होती है और अचर राशि भी होती है। इन राशियों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम परिचय ले लेते हैं, क्योंकि अभी आगे हम लोगों को प्रयोग करना पड़ेगा इनका। चर राशि आप जानते हैं जिनका मान बदलता रहे, जिनका मान क्या हो, बदलता रहे, वो क्या कहलाएंगे, चर राशि। जैसे आप लेते हैं एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू। अचर राशि क्या होता है, जिनके मान में परिवर्तन ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं 1 2 3। ठीक। अच्छा, अचर राशि में कुछ ऐसी भी होती हैं जो दिए गए प्रश्न में ही अचर होती हैं। हो सकता है कि इस प्रश्न में अचर रहे कि उनका मान कुछ दूसरा आ रहा है, दूसरे प्रश्न में वो दूसरा वैल्यू दे, यानी प्रश्नों के बदलने से उनका मान बदल सकता है, पर दिए गए प्रश्नों में अचर रहते हैं। जैसे ABCD इस तरीके से भी होते हैं। ठीक है, तो ये अचर राशि होते हैं जो ABCD होते हैं। इनका प्रश्नों के बदलने से इनके मान में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन दिए गए प्रश्नों में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु ये जो अचर होते हैं इनमें परिवर्तन नहीं होता है, चाहे कोई भी प्रश्न हो, प्रत्येक प्रश्नों में इनका मान ज्यों का त्यों ही रहता है। तो ये आपके चर राशि और अचर राशि हो गए। अचर राशि आपके दो प्रकार के हो गए, कौन कौन से, एक जिनके मान में परिवर्तन ना हो हमेशा के लिए, चाहे प्रश्न बदलें या कुछ भी करें, वो हो गए आपके 1 2 3 या जो संख्यात्मक मान है। अचर राशि आपका वो है जो दूसरी प्रकार की अचर राशि होती है, वो ये होता है कि ये प्रश्नों के बदलने से इनके मान में बदलाव संभव है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिए गए प्रश्नों में अचर होते हैं, दिए गए प्रश्नों में अचर होते हैं, प्रश्नों के बदलने पर इनमें बदलाव संभव होता है या इनमें बदलाव हो सकता है। ठीक है, यानी दिए गए प्रश्नों में अचर होते हैं, और जब अगर हम प्रश्न बदल रहे हैं तो इनमें क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आ जाइए, अब अगला पॉइंट है संबद्ध राशियां। संबद्ध राशियां
संबद्ध राशियाँ का क्या मतलब है, या रिलेटेड क्वांटिटीज। तो संबद्ध राशियों का क्या मतलब है कि एक दूसरे से, यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर संबद्ध हिंदी न समझ में आए तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं रिलेटेड यानी एक दूसरे से संबंधित हो, ठीक, या एक दूसरे से बंधी हुई हो। तो यहाँ पर हम अगर बात कर लें, जैसे y बराबर आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा mx, ठीक, रेखा का समीकरण है जब मूल बिंदु से जाता है। तो यहाँ पर x और y में क्या है, एक दूसरे से संबद्ध है, यानी y और x क्या है, एक दूसरे से संबद्ध है एक नियमों के तहत, ठीक है, कि x में क्या परिवर्तन होगा तो y में भी परिवर्तन होगा। यानी होता क्या है कि जब दो राशियां इस प्रकार से हों कि एक के परिवर्तन से दूसरे पर प्रभाव पड़ता हो तो उन्हें क्या कहते हैं, संबद्ध राशियां। और यहाँ पर क्या है, y बराबर mx में क्या है कि अगर मैं x में परिवर्तन कर रहा हूँ तो y में परिवर्तन होगा, तो ये क्या कहलाएंगे, आपकी संबद्ध राशियां। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना फलन के बारे में, जो यहाँ पर हेडिंग हमने डाला था या टॉपिक लिया था, फलन। तो फलन जो होता है वो क्या होता है, संबंध राशियों, फलन जो है उसका संबंध किससे है, संबद्ध राशियों से है, ठीक। फलन का जो संबंध है वो किससे है, संबद्ध राशियों से है, ठीक। तो होता क्या है वास्तव में कि जब हमारे पास कोई ऐसी राशियां होती हैं कि एक के बदलने से दूसरी बदल जाए, फिर से मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपका, y बराबर mx प्लस सी। अगर मैं अभी प्लस सी को हटा दूं कुछ देर के लिए, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, y बराबर mx ले रहा हूँ, ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है। तो इसमें क्या है कि संबद्ध राशि, हमने आपको बताया कि y और x आपस में क्या है, संबद्ध राशियां हैं, यानी x के बदलने से y के उस पर प्रभाव पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y जो है, y फलन है किसका, x का, ठीक, y फलन है x का। और मैं इसे लिख सकता हूं गणित में कुछ इस तरीके से कि y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है, या y फलन है x का। अब हमारे पास y बराबर mx है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y बराबर fx, ठीक, यानी y किसका फलन है, x का, ठीक। अब फलन की अगर मैं परिभाषा की बात करता हूँ तो फलन ये कहता है कि जब दो राशियाँ जो हैं, आपके पास कौन कौन सी दो राशियाँ थी, एक, अब आपको चर में नहीं जाना है, स्वतंत्र और परतंत्र के रूप में हम अध्ययन कर रहे थे। तो जो स्वतंत्र राशियाँ हैं, ठीक है, उस पर क्या करता है कि परतंत्र राशि डिपेंड करती है। तो जब परतंत्र राशि होती है वो स्वतंत्र राशि पर जब डिपेंड करती है तो फंक्शन जो लिखा जाता है वो स्वतंत्र राशि को डिनोट करके लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर y बराबर fx मैंने लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि x में परिवर्तन से क्या होता है, y प्रभावित होता है। यहाँ पर भी आपका क्या है, जब मैं इसे देखूंगा y बराबर fx है तो यहाँ से मैं देखकर बता सकता हूँ कि जो फंक्शन है वो किसका है, x का है, यानी x में जब परिवर्तन होगा तो प्रभावित कौन होगा, y होगा। अगर मैं यही बात कर देता हूँ कि आपके पास कोई फंक्शन है f बराबर gm1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास भौतिक का एक अच्छा सा सूत्र है। अगर मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखता हूँ तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, जैसे दिए गए द्रव्यमानों के लिए तो क्या होगा कि g सार्वत्रिक कांस्टेंट है और m1 m2 जब हम कोई पर्टिकुलर एक द्रव्यमान ले ही लेंगे कि मान लीजिए 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, फिर हम रेडियस में जब परिवर्तन करके हम उनके बीच जो बल लग रहे होते हैं उनके बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो बल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, r पर। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि f फंक्शन किसका हो जाएगा, फंक्शन ऑफ r, फंक्शन ऑफ r, ठीक, यानी f जो है वो किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है।
तो जहाँ यक्स था वहाँ पर हमने यक्स का प्रयोग किया, जहाँ आर है वहाँ पर आर का प्रयोग किया। अगर थीटा से संबंधित आ रहा है थीटा का प्रयोग, यानी हम उस चीज़ को अंदर कोष्ठक में रखेंगे जिसके बदलने से उस जो परतंत्र राशि है वो बदल जाता है। अब देखिए वैल्यू क्या होती है। एक चीज़ और है कि फलन उसी को हम कहेंगे कि दिए गए स्वतंत्र राशि के किसी मान के लिए परतंत्र राशि, यानी जैसे मान लीजिए mx बराबर y बराबर mx है, तो स्वतंत्र राशि के किसी मान के लिए परतंत्र राशि का अद्वितीय मान प्राप्त हो। यानी यहाँ पर मैं अगर कुछ रखूँ तो यहाँ पर जो मान प्राप्त हो वो अद्वितीय हो, ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। अब यहाँ पर एक मान लीजिए कि m की वैल्यू मैं 1 रख देता हूँ और x की वैल्यू 2 रख देता हूँ, ठीक। m तो आपका कांस्टेंट रहेगा, जो रेखा का वो स्लोप रहेगा आपका, ठीक। m को मान कर मैं इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर सीधे सीधे दिखाई पड़ जाए कि क्या है। तो y बराबर जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m की जगह पर 1 हो जाएगा और x की जगह पर 2, यानी 1 × 2 बराबर क्या हो जाएगा 2। यहाँ 1 को आप मत ये कंसिडर करिएगा कि फंक्शन के रूप में मतलब ये प्रभावित कर रहा है, m प्रभावित नहीं करेगा, ये पूरे समीकरण के में m एक ही चलेगा उस रेखा के लिए। लेकिन x के बदलने से क्या हो जा रहा है कि y की वैल्यू बदलती जा रही है, तो y बराबर 2 आ गया। यहाँ पर x के एक मान, यानी x के मान, x का जब मैंने मान 2 रखा है तो y का जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, सॉरी हाँ, x का मान जब मैंने 2 रखा है तो y का मान क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यानी अद्वितीय मान आ रहा है। ऐसा नहीं है कि x का मैं कोई एक वैल्यू रख रहा हूँ तो y का 2-3 वैल्यू निकल कर आ रहा है, ऐसा भी होता है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन फंक्शन का जो परिभाषा है वो यही है कि आपका एक वैल्यू, अगर मैं x की कोई वैल्यू रख रहा हूँ, कोई अपने तरफ से मान रख रहा हूँ, तो y की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो अद्वितीय रहेगी, यानी उसके सिवाय कोई दूसरी और वैल्यू नहीं आएगी उस x के मान के लिए। हमने कहा कि y की जो वैल्यू आएगी वो x पर डिपेंड कर तो रही है, ठीक, लेकिन जब x की हम कोई वैल्यू रखेंगे तो y की सिर्फ एक ही वैल्यू हमें पता चलेगी। अब कंडीशन मान लीजिए कुछ इस तरीके से हो जाए, y² बराबर x, या y बराबर हम लिख सकते हैं √x। तो जब हम √x लिख रहे हैं तो अब हम कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो y की 2 वैल्यू निकल कर आएगी। कैसे, चलो हम x बराबर मान ले रहे हैं, x बराबर 16, तो y बराबर क्या हो जाएगा √16, और इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी ±4, ठीक। y की जो वैल्यू, यानी x की वैल्यू मैंने 1 रखी और y की कितनी वैल्यू निकल कर आ रही है, 2 वैल्यू निकल कर आ रही है। कौन कौन, एक तो +4 आ रहा है और एक -4 आ रहा है। तो ये फलन की परिभाषा पर फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन तो इसे क्या कह देते हैं, विविधमानी फलन। विविधमानी फलन, क्योंकि एक्चुअल में फलन की परिभाषा क्या थी कि x के किसी भी मान के लिए y की हमें अद्वितीय मान प्राप्त हो, यानी एक ही मान प्राप्त हो। यहाँ पर y x के एक मान यानी 16 के लिए या कुछ भी रखेंगे आप, वहाँ पर आपको 2 मान प्राप्त होगा, एक प्लस में और एक माइनस में, 2 मान प्राप्त होगा। तो ये क्या हो जाता है कि फलन के एक दूसरे टाइप यानी विविधमानी फलन को प्रदर्शित कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जा रहा है, ये फलन। अब आ जाता है फलन के मान को हम कैसे निकालते हैं और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कि किसी भी फलन का हमें वैल्यू निकालना है, तो फलन को हम प्रदर्शित किससे कर सकते हैं, f(x), phi(x), g(x), ठीक, किसी से भी हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं इस तरीके से। तो मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ, उसको हमें वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर f(x) है, यानी यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि जो y है वो किसका फंक्शन है, x का। अब वो क्या है, तो हम लिख सकते हैं y बराबर, लिखते अगर 2x² + 1,
देखिए x में परिवर्तन से हमें y में परिवर्तन x में परिवर्तन करने से y में परिवर्तन हो जा रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि x जो है वो y जो है वो x का क्या है, फलन है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू अगर हमें निकालनी है कि x बराबर 2 पर y की या फंक्शन x की क्या वैल्यू बताइए, वैल्यू क्या होगी। तो x बराबर 2 जब रखेंगे तो y बराबर जो fx था वो f2 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास y बराबर 2 इंटू एक्स की यहाँ पर हम मैं 2 रख रहा हूँ +1, यानी क्या हो जाएगा 8 + 1 यानी 9। तो x बराबर 2 पर यानी f2 पर क्या आ रहा है, y बराबर 9 आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फलन का मान निकाल सकते हैं, या अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ फलन का मान। तो फलन का मान हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे x की वैल्यू अगर कुछ भी कह रहा है x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो x की जगह पर मैं 2 रख दूंगा, क्योंकि जो स्वतंत्र है उसी में हमें परिवर्तन करना है यहाँ पर, और जो परतंत्र है उसका मान निकल कर आ जाएगा। आइए हम इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को करते हैं। क्वेश्चन पहला है, हमारे पास fx बराबर दिया हुआ है 5x² प्लस 8x प्लस 7, ठीक, इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है कि f-9 पर वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ x है वहाँ पर क्या आ जा रहा है -9, तो वही चीज़ें हमें यहाँ लिख देनी है और उसे हल कर लेना है। 5 इंटू एक्स की जगह पर क्या है -9 है, ठीक। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस को गुणा माइनस हो जाएगा, इसको मैंने गुणा करा लिया है, और 72 में से 7 चला जाएगा तो 65 आपका बचेगा, और माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस लग जाएगा। अब इसमें से माइनस कर देंगे, 5 गया 0, 10 में से 6 गया 4, यानी 340। जो f-9 की वैल्यू आई वो आपके पास क्या आ रही है 340। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन था। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर लूँ, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 मैं देख लूँ कि मेरे पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जैसे मान लीजिए f θ बराबर दिया है 1 + 1 - sin² θ। तो यहाँ फंक्शन किस चीज़ का है, तो फंक्शन थीटा का है। यहाँ आपको दिखा रहा है कि जो फंक्शन है वो आपका क्या है, थीटा है, और हमारे पास जो नियम, किस नियम के तहत हम जो राशियाँ हैं वो बदल रहे हैं, वो क्या है 1 - sin² θ। तो हमें थीटा बराबर π/2 पर हमें वैल्यू निकालनी है कि थीटा बराबर π/2 पर दिए गए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, जहाँ थीटा है वहाँ पर π/2 रख देता हूँ, वन माइनस sin² π/2, 1 -
इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ साइन π/2 का होल स्क्वायर 1 माइनस, मैं जानता हूँ कि जो साइन π/2 होता है वो π/2 को हम 90 डिग्री कहते हैं, ठीक है। अगर बदलना है तो आपको क्या कर सकते हैं, 180/π/2 कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 1 माइनस, इसकी वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर जो होगा 1 ही होगा, तो 1 - 1 = 0। तो जो हमारे पास फंक्शन था वो फंक्शन क्या पूछ रहा था कि जो फंक्शन था वो उसमें कह रहा था कि एफ थीटा इक्वल टू, जो फंक्शन है वो क्या है, 1 - sin स्क्वायर थीटा, यानी थीटा का जो फंक्शन है। अब थीटा बराबर π/2 अगर मैं ले रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको एफ जहाँ थीटा है वहाँ पर आपको π/2 रखना है, और जब आप π/2 रख दे रहे हैं थीटा पर, तो π/2 को एंगल में हम चेंज कर लेंगे 180/π से मल्टीप्लाई करके उस एंगल को, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जा रहा है 1 π/2 को हम जब चेंज किए तो ये 90 डिग्री आ गया, और 1 - sin स्क्वायर π/2 या 1 माइनस जो स्क्वायर यहाँ लगा होता है इसमें आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप होल स्क्वायर कर सकते हैं sin π/2 का, और 1 - sin 90 डिग्री का होल स्क्वायर, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा आपका, और जो फाइनली आपका आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो एफ थीटा या π/2 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो फंक्शन का मान निकालना है वो बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है किसकी, जो स्वतंत्र राशि है और उस स्वतंत्र राशि को किसके बराबर दे रहा है वही हमें वैल्यू रख देना है, और वैल्यू रखकर जो फाइनली आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।